एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि तीन बड़े राजनेता जो इस वक्त में राजनीति हाशिए में चले गए हैं और इसके पीछे जो तर्क बताए जाते हैं कि इनकी राजनीतिक अस्पष्टता ने इन तीनों नेताओं को आज राजनीति के उस हाशिए में डाल दिया जहां से निकलना इन नेताओं के लिए मुश्किल भरा सवाल खड़ा हो गया है। आज तीनों नेताओं को हम टटोलने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ऐसे तीन बड़े नेताओं को भी टटोलेंगे जो जल्दी राजनीति हाशिए में जाने वाला है। इसको लेकर राजनीति पर चर्चा है, तो अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। तो अंतिम तक आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे तीन बड़े नेता हैं जो राजनीति हाशिए में चले गए और कौन से ऐसे तीन बड़े नेता हैं जिसकी राजनीति हाशिए में जाने की प्रबल संभावनाएं राजनीतिक के विशेषज्ञ लगातार बताते हुए या इंगित करते हुए नजर आने लगे हैं। तो समझते चले जाइए, एक एक बातों को टटोलते चले जाइए, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वो नेता कौन कौन है। आपकी जिज्ञासा जरूर उन नेताओं के लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले नाम आता है जो राजनीति में उनकी राजनीतिक अस्पष्टता पूरी तरह से उसकी राजनीति को समाप्त करने पर आमादा दिखती है। तो सबसे बड़ा नाम आता है शरद पवार का। याद कर लीजिए, शरद पवार को महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा नाम और देश की राजनीति में भी उनका नाम के आगे जो कुछ लगा हुआ है वो कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। यानी शरद पवार का कद और काठी और राजनीति में उनकी परिपक्वता और राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाई है। यानी राजनीति के चाणक्य भी वो माने जाते थे। तो समझते चले जाइए, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कम उम्र में बनने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद आज शरद पवार नाम के मोहताज बिल्कुल नहीं है। और याद करते चले जाइए, शरद पवार को जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मामले उठे थे उसी समय में राजनीतिक स्टैंड लेते हुए शरद पवार कांग्रेस को अलविदा कह दिया और नई पार्टी एनसीपी का गठन कर लिया। लेकिन कौन जानता था कि शरद पवार जो राजनीति में अवसरवादी नेताओं में उनकी गिनती होती है, कौन जानता था कि राजनीति में इनकी पूछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और उनकी पुत्री लगातार राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन राजनीति में स्थापित बिल्कुल नहीं हुई। तो उम्र के इस पड़ाव में शरद पवार के बारे में एक बात स्पष्ट है कि उनकी राजनीतिक अस्पष्टता यह बात लोगों के दिमाग में धर गई है। यानी वो राजनीतिक अस्पष्टता, यानी राजनीति में जनता उसके विचारधारा से ऐसे दिग्भ्रमित हो गई कि पता ही नहीं चलता कि शरद पवार कब और कैसे फैसला लेते हुए नजर आएंगे। कभी वो अंबानी का, कभी अडानी का गुणगान करते हुए नजर आते हैं, तो कभी वह अचानक नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं, कभी वह अचानक राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। यानी राजनीति में चौंका देने वाली रणनीति से एक तरह जनता दिग्भ्रमित हो जाती है और जनता इस मामले को लेकर असहज हो जाती है। तो समझते चले जाइए, शरद पवार एक बड़ा नामचीन नाम आज राजनीति में कहां है। उनके भतीजे ने जिस तरह उसको चैलेंज किया और उसके राजनीति में प्रतिचिन्ह लग गया और उनकी ओरिजिनल पार्टी पे भी जब उनके भतीजा अजित पवार ने कब्जा कर लिया तो उनके विश्वस्त लोग, तमाम लोग उससे अलग होते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए, आज अजित पवार पूरी तरह से एनडीए में बने हुए हैं और शरद पवार एनडीए में जाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन एनडीए में उनकी पूछ बिल्कुल नहीं है और राजनीति में बात चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि शरद पवार अब राजनीति में उफान कभी नहीं मानेंगे। तो समझते चले जाइए। तो चलिए, लंबी बात है, फिर कभी शरद पवार के बारे में और बताते चलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि वह जिस तरह कभी किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो कभी सीए का विरोध कर देते हैं, तो कभी किस मुद्दे को लेकर सरकार के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे स्थिति शरद पवार बना देते हैं। सेकुलर सोच के लोगों को एक चिंता खाई जाती है कि शरद पवार अब सेकुलर बिल्कुल नहीं रहे। तो समझते चले जाइए, और इसका नुकसान शरद पवार की पार्टी को होता हुआ दिखता है। तो चलिए, दूसरे नेताओं को भी टटोलते चले जाइए जो राजनीतिक हाशिए में पहुंच गए। तो दूसरा नाम नवीन पटनायक का आता है। उड़ीसा की राजनीति में एक बड़ा नाम और देश की राजनीति में एक नामचीन नाम, केंद्रीय मंत्री वो भी रहे और लगातार 27 साल तक उड़ीसा का मुख्यमंत्री का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हुआ। एक छत्र राज की बात आएगी तो उड़ीसा में उनका नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन कौन जानता था कि आज नवीन पटनायक राजनीति में गुमनाम जिंदगी की तरह जीते हुए नजर आते हैं और कहा जाने लगा है
कि अब उम्र के इस पड़ाव में नवीन पटनायक की राजनीति में फिर से एक बार उठना नामुमकिन साबित होने वाला है। तमाम प्रयास भले ही कर लिया जाए, अब उनके बारे में भी आप समझते चले जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम बड़े फैसले और तमाम बड़े बिलों के लिए नवीन पटनायक ने साथ दिया और वो कहते हैं कि मैं एनडीए में हूं ना इंडिया गठबंधन में हूं। वह एक न्यूट्रल राजनीति करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी सरकार को जब भी संकट पैदा हुआ तो नवीन पटनायक ढाल की तरह सामने खड़े हो गए। याद करते चले जाइए, सीए कानून के लिए किस तरह विरोध हो रहा था, तो नवीन पटनायक ने सीए का समर्थन नरेंद्र मोदी के लिए जुटाया और उनके समर्थन में वोटिंग भी किए। और याद कर लीजिए, धारा 370 को लेकर तमाम तरह की अड़चनें जरूर थी, उस वक्त में भी नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया और वोटिंग भी उन्होंने अपने सांसदों का करवाया। तो याद करते चले जाइए। और वो ये कहते हैं कि ना मैं एनडीए गठबंधन में हूं ना मैं इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन तमाम मुसीबतों में जब वो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे तो जनता के बीच में एक दिग्भ्रमित होने वाली मैसेज जरूर चला जाता है, एक राजनीतिक अस्पष्टता जरूर चला जाता है। कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक की राजनीति की आज जो दशा है उसके लिए खुद वह जिम्मेदार है और उसमें बड़ी भूमिका उनकी राजनीतिक अस्पष्टता को लेकर है। यानी उनकी राजनीतिक फैसले हमेशा दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता वह किधर हैं। और यही असमंजस की स्थिति आज नवीन पटनायक को कहां से कहां पहुंचाया। और याद कर लीजिए, इस वक्त में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नवीन पटनायक पर प्रहार करते हुए नजर आए और किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से सभाओं में चिंता व्यक्त की और इसको लेकर लोगों को बताया कि अब नवीन पटनायक अस्वस्थ हो चुके हैं, अब उनमें सत्ता संभालने की ताकत नहीं बची। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर जमा लिया। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर जमाने में नवीन पटनायक की अंदर खाने की भूमिका बड़ी थी और उसी का खमियाजा आज पूरी तरह से नवीन पटनायक भुगतते हुए नजर आते हैं। अब उनका राजनीति में उठ पाना लगभग असंभव होता हुआ नजर आता है। और समझते चले जाइए कौन सी स्थिति है। और वर्तमान में जब वक्त संशोधन बिल पेश हो रहे थे तो नवीन पटनायक ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया। तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाइए। मैंने कहा ना, राजनीतिक अस्पष्टता लोगों में दिग्भ्रमित होने का एक मैसेज देती है और जनता गुमराह हो जाती है और उसका नुकसान उस नेता को जरूर होता है, उनकी पार्टी को जरूर होता है। अब चलिए तीसरे बड़े नेताओं को भी टटोलते चले जाइए। नाम आता है, बड़ा नाम जगन मोहन रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और राजनीति में एक बड़ा नाम और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका शुमार हुआ करता था। लेकिन अब वह एक नई पार्टी बना लिए और पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी का सत्ता में वापसी का जो रास्ता प्रशस्त किया। तो कहा जाने लगा कि जगन मोहन रेड्डी में वो ताकत जरूर है। तो जगन मोहन रेड्डी में भी एक ही बात वही है, राजनीतिक अस्पष्टता। वो भी कहते थे कि ना मैं एनडीए गठबंधन में हूं ना मैं इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी की सरकार को मुसीबत आती है, परेशानी आती है, ऐसे बिल जब नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आती है, उस वक्त में जगन मोहन रेड्डी भी पूरी तरह से मोदी सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आए। सिर्फ सीए का विरोध उन्होंने किया, उसकी भी राजनीतिक मजबूरियां रही है, लेकिन तमाम तरह के बड़े बिलों में जगन मोहन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन कर दिया। तो कहा क्या जाए, यानी जनता को कुछ और बातें बताया जाता है, वोट किसी और से लिया जाता है, लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो वो ऐसे लोगों को ठग देते हैं। राजनीति में उसी को ठगी कहता है, राजनीति ठगी इसी को कहा जाता है और इसी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती है। आज जगन मोहन रेड्डी राजनीति के उस हाशिए में पहुंच चुके हैं जहां फिर से उठना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। उनको लगातार कांग्रेस पार्टी वहां डेंट कर रही है। तो आंध्र प्रदेश के अभी के वर्तमान सीएम जो चंद्रबाबू नायडू है, लगातार उनकी पार्टी को और उनको कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रही है। अनकरीब उनको कई मामले में जेल जाने की नौबत तक आ गई है। करते चले जाइए किस तरह से चर्बी लड्डू प्रसाद के मामले में पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बड़ा मामला था, लड्डू प्रसाद में चर्बी मिलाने को लेकर भारत में एक राजनीतिक भूचाल आ गया और इसके लिए
चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार को दोषी पढ़ाया और खासकर उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को इसका टारगेट किया। और यह बात अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि उस लड्डू प्रसाद में पशु का चर्बी और मछली का चर्बी मिला हुआ था और सरकार मुकदमे भी करते हुए नजर आ रही है। तो समझते चले जाइए। लेकिन राजनीतिक में अस्पष्टता यानी राजनीति के जो विचारधारा में जो एक तरह की शून्यता रहती है यानी अस्पष्टता रहती है तो उसका नुकसान उस पार्टी को जरूर होता है। बताया जाता है कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति समाप्त होने की कगार में थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने लगातार ऐसे ऐसे फैसले पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा होने के लिए किया, उसका नुकसान उसे होता हुआ दिखा और राजनीति में नजर रखने वाले स्पष्ट तौर से कहते हैं। तो समझते चले जाइए, तीन बड़े नेताओं को आप टटोलते चले गए। अब चलिए तीन ऐसे राजनेताओं को टटोलते हैं जो अनकरीब हाशिए में जाने वाले हैं। पहला नाम चंद्रबाबू नायडू का जरूर आता है। कभी एनडीए के संयोजक के रूप में अपनी भूमिका जरूर निभा चुके हैं और पूरी तरह से अगर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार के साथ में खड़े होने का काम नहीं करती, अदृश्य ताकतें अगर नरेंद्र मोदी को नहीं देती तो संभव नहीं था कि चंद्रबाबू नायडू का पूरी तरह से वापसी हो पाता। और किसी मीडिया चैनल ने चंद्रबाबू नायडू की वापसी नहीं दिखा रहा था, लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा। तो समझते चले जाइए। लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल ने पूरी तरह से एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को पूरी राजनीति में एक ऐसी राजनीतिक अस्पष्टता के तरफ बढ़ा दिया है, तो समझते चले जाइए। और किस तरह इफ्तार पार्टी देने में पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने प्रमुखता दिखलाई, प्राथमिकता दी। और याद कर लीजिए, चंद्रबाबू नायडू वो सरकार है जो मुस्लिमों को 4% से ज्यादा आरक्षण दे रही है। तो समझते चले जाइए, एक तरफ वो मुस्लिम हितैषी का पूरी तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं और दूसरी तरफ और उनके विरोध वाले बिल में हस्ताक्षर कर देते हैं और अपने लोगों को मतदान भी करा देते हैं। तो बताया जाता है कि अनकरीब उनको भी इनका नुकसान होता हुआ दिखेगा और राजनीति में इसी बात का लेकर चर्चा है। और दूसरे नेता को टटोलते चले जाइए। नीतीश कुमार के बारे में कहा क्या जाएगा, नीतीश कुमार कब कहां किधर चला जाए किसी को पता नहीं है। और राजनीति की अस्पष्टता उनके लिए तो बड़ा प्रमुखता से उठता है। वो कौन डिसीजन कब ले ले किसी को पता ही नहीं चलता। और बताया जाता है कि उनका जो कदकाठी था, उनका जो चेहरा था, सौम्य चेहरा और सुशासन बाबू का चेहरा अब धूमिल होता हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि लगातार राजनीति में उनकी अस्पष्टता उनको नुकसान की तरफ जरूर लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा क्या जाए। और बताया जाता है कि जिस तरह जदयू में लगातार अल्पसंख्यकों का इस्तीफा जारी है और अंतकरीब और लोगों का इस्तीफा होगा, तो कहा क्या जाएगा नीतीश कुमार के बारे में वही है। और चलिए अब चिराग पासवान को भी टटोल लीजिए। लगातार अल्पसंख्यकों के लिए लगातार नए नए बात कहने वाले चिराग पासवान वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज नजर आए। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये लोग तमाम लोग के चेहरे लोगों के बीच में सेकुलर पार्टी का बनाया था। भारतीय जनता पार्टी तो इससे बेहतर है, वो अपने हिंदुत्व की तरफ कायम रहते हैं, उसके तरफ बढ़ती है। लेकिन इन लोगों का क्या है, जो नाम तो करते हैं सेकुलर पार्टी का, नाम कहलवाते हैं अपने को सेकुलर पार्टी का, लेकिन काम पूरी तरह से उल्टा करते हुए नजर आते हैं और राजनीति पर नजर रखने वाले इसीलिए इन लोगों को एक्सपोज करते हुए नजर आती है। और कहा जा रहा है कि तमाम बड़े फैसले जो नरेंद्र मोदी ने लिया है और इसमें अदृश्य शक्तियों के रूप में इन तीन नेताओं का नाम बड़ा चर्चा के विषय में रहता है। तो समझते चले जाइए। और बताया जाता है कि चिराग पासवान की राजनीति में भी अब डेंट लगने वाला है और जो बिहार विधानसभा का चुनाव अनकरीब होने वाला है उसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए अग्नि परीक्षा जरूर है। अगर इसमें वो पास हो गए तो निकल गए, और यदि पीछे रह गए तो फिर एक बार उठना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। राजनीति पर नजर रखने वाले और बिहार के राजनीति पर नजर रखने वाले खासकर इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हैं कि एक बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान डूबे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। इसी बात के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। तो ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।